हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय दीपक सर, क्लास 11। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 11वीं क्लास का, जिसका नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। मेरा नाम है बच्चों दीपक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों चलिए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और बता दूं बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को सही से समझना चाहते हैं तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाके आप देख सकते हैं। जो इसका छठा चैप्टर है वो आप ध्यान से इसको समझिए, तभी आप इसका 7वें चैप्टर को समझ पाएंगे। और इसके साथ बता दूं बच्चों, मैंने इस वीडियो में क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आने वाले ही हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने क्या किया है बच्चों, क्लियर किया है। ठीक है ना। तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आने वाला है मैंने उन्हीं चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले आकर बात करते हैं भू आकृतियां, कि आखिर भू आकृतियों का मतलब क्या होता है। आपको समझ में आ रहा है वर्ड से, भू मतलब भूमि और आकृतियां यानी भूमि पर बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियों को क्या कहते हैं बच्चों, भू आकृतियां कहते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपर बनने वाली बहुत सारी आकृतियों का जो है, अगर बात की जाए बच्चों, हमारी पृथ्वी पर या भूमि के ऊपर जितनी भी आकृतियां बनती हैं, उन सभी आकृतियों का निर्माण का मुख्य कारण क्या है बच्चों, अपर्दन है। ठीक है ना। और अपर्दन जो होता है बच्चों, ये नदियों द्वारा, पवनों द्वारा, हिमानी द्वारा और लहरों के द्वारा इन क्या होता है, अपर्दन की क्रिया होती है। और इन्हीं अपर्दन के कारण क्या होती है बच्चों, भूमि पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये भूतल की यानी ये भूमि की चट्टानों को क्या करती है बच्चों, तोड़ती फोड़ती है। जो क्या होता है, अपर्दन जो होता है, ये भूमि की चट्टानों को तोड़ती फोड़ती है और उनसे प्राप्त जितना भी मटेरियल या अवसाद होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं और दूसरे किसी अन्य स्थान पर क्या होती है बच्चों, ये छोड़ देती है, जिसे हम निक्षेपण भी कहते हैं। और इन प्रक्रियाओं से क्या होता है बच्चों, हमारे जो भूमि पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, भू आकृतियों का निर्माण, मतलब इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, भू आकृतियां कहते हैं। ठीक है। इन सभी भू आकृतियों को हम अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी आकृतियों में विभाजित कर सकते हैं। आपने जितना भी देखा होगा, हमारी भूमि पर बनी जितने भी स्थलाकृतियां हैं वो अपर्दन और निक्षेपण से बनी हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, भू आकृति विज्ञान। आखिर भू आकृति विज्ञान का मतलब होता क्या है, यानी भूमि की विज्ञान को समझना। क्या होता है बच्चों, भूमि के विज्ञान को समझना, ठीक है ना, या उसके इतिहास का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। जिसमें हम क्या करते हैं, भूमि की आकृति, पदार्थ यानी वो किन किन पदार्थों से बना हुआ है और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में हम जानते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान। ठीक है ना। जैसे अगर बात की जाए ज्वालामुखी के बारे में, तो ज्वालामुखी बना कैसे, पहाड़ है, पहाड़ों का निर्माण हुआ कैसे, मैदान है, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, जलप्रपातों का निर्माण किस प्रकार हुआ, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप का मतलब क्या होता है बच्चों, अपर्दन के द्वारा जितने भी मटेरियल जो होता है, ठीक है, जितने अवसाद होते हैं वो जहाँ कहीं इकट्ठे होते हैं, उनसे किन किन प्रकार की आकृतियों का निर्माण या स्थल रूपों का निर्माण होता है। अगर आप सबको पता होगा, निक्षेपण से बनी आकृतियों के अंतर्गत हम लेते हैं नदी वेदिकाओं के बारे में, गोखुर झील और गुम्फित नदी, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आता है। ठीक है। अगर बात की जाए नदी, अगर नदी द्वारा निर्मित जो है ना स्थल रूप है, उनको विकास के आधार पे अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। मैंने अभी आपको बताया, अपर्दन की क्रिया बच्चों नदी के द्वारा भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर लिया जाए, आपने देखा नॉर्मली अगर कोई नदी फ्लो कर रही है, तो जब वो फ्लो करती है, जब वो चलती है, तो उसके साथ बहुत सारे पदार्थ, मिट्टी विट्टी, रेत वेत, बहुत सारी चीज़ें आगे चलती जाती हैं। और जहाँ इन नदियों का जो प्रवाह होता है वो कम होता है, तो वहीं क्या होता है बच्चों, इसके मंद पड़ जाता है, तो वो जितना अवसाद होता है वो वहीं धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाता है और इससे अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे आपने डेल्टा सुना होगा, जैसे सुंदरवन डेल्टा इसी का ही एक सबसे उत्तम उदाहरण है। अब नदियों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के विकास के आधार पर देखा जाए तो बच्चों इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है बच्चों युवावस्था, यानी पहाड़ी जो प्रदेश होते हैं, तो पहाड़ी प्रदेशों की जो अवस्था है बच्चों, युवा अवस्था है। इसलिए हम कहते हैं ना, हिमालय क्या है, एक युवा अवस्था, युवा युवा पर्वत है ना। तो पहाड़ी प्रदेश जो होते हैं वो युवा अवस्था में है। ठीक है। मैदानी प्रदेश जो होते हैं बच्चों वो पूर्णावस्था में है। ठीक है ना। और वृद्धावस्था जो डेल्टा होते हैं, इनका निर्माण ये वृद्धावस्था में है।
ठीक है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा डीप देखते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं। तो अगर बात की जाए पहले युवावस्था के बारे में, तो मैंने आपको अभी बताया नदियों की ये अवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है बच्चों, नदियों की संख्या बहुत कम होती है। युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। और ये नदियाँ क्या होती हैं बच्चों, आकार की घाटियाँ बनाती है। मतलब आकार का मतलब क्या है बच्चों, यानी वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं युवावस्था में, ठीक है ना। इनका निर्माण करती हैं जिनमें क्या होता है बच्चों, बाढ़ के मैदान अनुपस्थित होते हैं या सक्रिय बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। इसमें जल का विभाजक या अत्यधिक चौड़े होते हैं। यानी जो जल का विभाजन जो होता है बच्चों, वो अत्यधिक चौड़े स्तर पर होता है। जिनमें क्या हो जाता है बच्चों, इसमें दलदल आ जाते हैं और झीलें आ जाती हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये बच्चों हमने बात करें नदियों की ही बात कर रहे हैं, नदियों से बने स्थल रूपों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये युवावस्था वाले क्षेत्र है बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों प्रोणावस्था। प्रोणावस्था में क्या होता है बच्चों, नदियों की ये अवस्था मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस अवस्था में जो नदियों में जो जल की मात्रा अधिक हो जाती है, प्रोणावस्था में नदियों में जो जल होता है बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ क्या होती है बच्चों, आकर मतलब किसी न किसी में मिल जाती हैं, ठीक है ना। और नदी घाटियाँ क्या करती है, आकर मतलब वी आकार की होती है लेकिन गहरी होती हैं। मतलब ये जो वी आकार की घाटियाँ क्या होती है बच्चों, गहरी होती हैं। और इस अवस्था में नदियाँ व्यापक होती है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ी होती हैं और विस्तृत फैली हुई होती है। इसलिए विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। क्योंकि जब आपको पता होगा कि कॉमन सेंस की बात है कि जब नदियाँ बड़ी हैं तो उनका कई बाई चांस हो सकता है कभी कभी बाढ़ की स्थिति बन जाए, संभावना बन जाए। तो बाढ़ की संभावना में क्या होता है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, विस्तृत भाग होता है प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वृद्धावस्था में। ये अवस्था डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। और इस अवस्था में छोटी सहायक नदियाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। और ढाल धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, मंद पड़ जाता है, ठीक है ना। और नदियाँ स्वतंत्र रूप से क्या होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, कई भागों में बट जाती हैं। और नदियाँ विसर्प बनाती हैं। आपने अभी देखो चित्र में मैंने देखा रखा है ना, तो चित्र में देखिए नदी विसर्प बन रहा है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध और गोकुर झील आदि का निर्माण होता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा ये जो नदी है, तो नदी क्या कर रही है, कई भागों में इधर बट जा रही है, ठीक है ना। तो इसी को ही हम कहते हैं डेल्टा प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो ये है आपकी नदियों के विकास के आधार पर जो स्थल रूप है उनकी 3 अवस्थाएं। अब बात करते हैं भूमिगत जल या भौम जल द्वारा बच्चों निर्मित स्थल रूप के बारे में। तो पहला आता है बच्चों घोल रंध्र। घोल रंध्र का मतलब क्या होता है, ये कीप के आकार के क्या होते हैं बच्चों, गर्त होते हैं, जो ऊपर से क्या होते हैं बच्चों, वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। और इनकी गहराई कितनी होती है बच्चों, 30 मीटर से लेकर आधे मीटर तक क्या होती है, इनकी गहराई होती है। और ये काफ़ी अधिक गहरे होते हैं जो गोल रंध्र होते हैं। एक होता है बच्चों विलय रंध्र। विलय रंध्र का मतलब क्या होता है, ये कुछ गहराई पर क्या होते हैं, घोल रंध्र के निचले जो भाग से जुड़े होते हैं। और चूना पत्थर चट्टानों के तल पर क्या हो जाता है बच्चों, सुगंध क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। मतलब जो नीचे वाला भाग है ना, तो नीचे वाले भाग में क्या होता है, चूना युक्त चट्टाने मतलब निर्माण करते हैं नीचे वाले भाग का, जिसे हम विलय रंध्र कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लैपीज के बारे में। लैपीज का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे जो चूना युक्त चट्टाने होती जिनमें चूना होता है, तो चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भागों में भाग में क्या होता है, खाइयों जो चूना पत्थर होता है तो अधिकतर खाइयों में बदल जाता है। ये चूना पत्थर आप सभी को पता है कि जल में घुल जाता है तो वो खाइयों में बदल जाता है। और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं, जिन्हें बच्चों क्या कहते हैं, लैपीज कहते हैं। इनका निर्माण चट्टानों की संधियों में घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होती है। भूमिगत जल अगर बात की जाए, भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो जल होता है, तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियों के बारे में अगर बात की जाए बच्चों, तो इसकी अलग अलग क्या होती है, स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए, मैंने बोला एक होता है स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट के बारे में आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये चूना प्रदेशों में निक्षेपण प्रक्रिया से बनी होती है, ठीक है ना। जब क्या होता है, जमीन के नीचे जो कंदराएं होती है, तो कंदराओं की छत से जो चूना होता है ना बच्चों, वो धीरे धीरे टपकता है, ठीक है ना। तो उसमें जल भी होता है और चूना भी होता है, तो वो टपकता है। और टपकने वाली बूंदों का कुछ अंश
छत में ही बच्चों लटक जाता है, ठीक है ना। और इसकी पानी जो होता है, इसका जो पानी होता है ना, भाप बनकर उड़ जाता है और चूना छत में ही लग जाता है। और ऐसी लटकती हुई स्तंभों को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टैलेक्टाइट कहते हैं, ठीक है ना। आपको चित्र में दिख रहा होगा, दिख रहा है, छोटे छोटे से दिख रहे हैं आप लोगों को, तो इसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। अब बात करते हैं स्टैलेग्माइट का। तो जब चूना युक्त जो जल जो होता है वो कंदराव की छत से नीचे भी तो गिरता है, तो जो क्या होता है, जल वाष्पित हो जाता है, लेकिन चूना वहीं क्या होता है, धरातल पर ही क्या होता है बच्चों, जम जाता है। इस प्रकार की कंदराव के धरातल पर क्या होता है, एक स्तंभ खड़ा हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं बच्चों, स्टैलेग्माइट कहते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, नीचे देखिए, नीचे है ना जो थोड़ा थोड़ा सा मतलब कीले जैसा दिख रहा होगा आपको, इसे ही स्टैलेग्माइट कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों क्या होते हैं, आपस में धीरे धीरे करीब आने लग जाते हैं और एक स्तंभ जैसा निर्माण करते हैं, तो इसे स्तंभ कहते हैं। देखिए कोने में आपको दिख रहा होगा इस चित्र में, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं हिमनद के बारे में। तो अगर हिमनद के बारे में बात की जाए बच्चों, तो हिमनद का मतलब क्या होता है। अब होता है हिमनद, पृथ्वी पर मोटी परत के रूप में जो जम जाती, जो हिम यानी बर्फ जो होता है वो पृथ्वी पर मोटी परत के रूप में जब जम जाती है, तो इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हिमनद कहते हैं। और हिमनद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बच्चों, एक बच्चों होता है महाद्वीपीय हिमनद, जिसे हम गिरि हिमनद भी कहते हैं, और एक होता है पर्वतीय या हम कह सकते हैं घाटी हिमनद, ठीक है। अगर पहले बात करते हैं बच्चों गिरिपद या महाद्वीपीय हिमनद के बारे में, ये वह हिमनद होते हैं जो विशाल समतल क्षेत्र में फैले होते हैं और एक परत के रूप में ये बच्चों फैला होता है। देख रहा होगा चित्र में, ये क्या होता है, एक परतनुमा आकृति धारण करता है। और पर्वतीय अथवा घाटी हिमनद क्या होता है बच्चों, ये वह हिमनद होते हैं जो पर्वतीय ढालों पर क्या होता है, घाटियों में बहते रहते हैं, ठीक है। दिख रहा है, ये पहाड़ है, तो पहाड़ों से क्या होता है, जो बर्फ हो जो नीचे की ओर आ रही है घाटी की ओर, तो इसे पर्वतीय घाटी हिमनद के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थल, यानी हिमनद द्वारा बनी स्थलों के बारे में। पहले बात होता है बच्चों ड्रमलिन। ड्रमलिन का मतलब क्या होता है बच्चों, हिमनद जो यहाँ मैंने बताया, हिमनद बर्फ भी हो सकता है, यहाँ तो मैंने आपको बताया बर्फ ही होता है यहाँ। अब एक आपने सुना होगा ड्रमलिन। अब ड्रमलिन का मतलब क्या होता है, हिमनद द्वारा एकत्रित जो रेत है वह बजरी का मतलब ढेर जो होता है उसे हम ड्रमलिन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं जब होती हैं या जब अब सपोज करो कि वर्षा मतलब अब स्नोफॉल हो रहा है वहाँ, तो स्नोफॉल जब होता है ना और स्नोफॉल के दौरान हवा भी चलती है, तो धीरे धीरे क्या होती है, ये जो हिमनद होता है रेत के समान ही मान लो, तो ये कहीं ना कहीं इकट्ठी होने लग जाती हैं, तो एक ड्रम के समान बन जाती है। कई जगह क्या होता है, ये बर्फ ड्रम के समान जम जाती है, तो इसे हम ड्रमलिन कहते हैं। और एक होता है बच्चों भेड़शिला। भेड़शिला क्या होता है, रेत बजरी या गोलाशय जो होता है का ढेर, जिसका ढाल एक तरफ तो मंद पड़ जाता है और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों तीव्र होता है। चित्र में देखो आप कि ये ऊंचा भाग है और नीचे से नीचा भाग है, तो इस प्रकार से इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, भेड़शिला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पवनों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा उनसे बनी भू आकृतियों के बारे में। तो आप सभी को पता है बच्चों, पवनों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण उसके द्वारा उड़ाकर ले जाने वाले कणों की मात्रा पर निर्भर करता है कि जो हवा है वो किसी स्थान पर कितना ज़्यादा रेत है वो दूसरे स्थान पर ले जा रही है। ये मरुस्थलों एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जहाँ दूर दूर तक क्या होता है बच्चों, अवरोधक नहीं होते, मतलब बिल्डिंग्स तो होती नहीं है, तो हवाएं जब चलती है तो अपने साथ बहुत सारे रेत और बजरी लेकर चलती हैं। और पवन और जो हवाएं होती हैं बच्चों, ये मोटे रेत कणों को अपने साथ अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जा पाती, और अपर्दन का कार्य क्या होता है, थोड़ा छोटी ऊंचाई तक ही रहता है, काफ़ी बड़ी ऊंचाई तक नहीं होता। पवन क्या होता है, जो पवन क्या होता है बच्चों, एक रेगमाल के रूप में काम करता है। रेगमाल तो आपने सुना होगा, रेग जो लोहे को घिसने के लिए काम करते हैं। तो जो पवन है ना वो क्या करती है, रेगमाल की तरह मौजूद चट्टानों को रगड़ती रहती है और अपर्दित पदार्थों को क्या होता है परिवाहित करना पवनों की गति पर निर्भर करता है। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित आकृतियों का निर्माण होता है बच्चों। और ये ज़्यादातर शुष्क और अर्धशुष्क मतलब शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे आपकी बात करते हैं बच्चों छत्रक शैल। तो छत्रक शैल दिख रहा होगा चित्र में, आपको दिख रहा होगा। छत्रक शैल क्या होता है, तेज हवाएं किसी शैल को क्या करती है बच्चों,
अपवाहित जो कण होते हैं उसको काटती रहती है, और इसके कारण क्या होता है, ऊपर की ओर शैलें क्या होता है, छतरी जैसी आकृति बन जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, देखो नीचे से क्या होता है धीरे धीरे कम हो गई है, ऊपर से देखो एक छाते के समान बन गई है, तो इसे छत्रक शैलें कहते हैं। एक होता है बच्चों बरखान। बरखान का मतलब क्या होता है, जो पवनें अपने साथ क्या होता है जिन रेत कणों को लेकर चलती हैं, तो जब उनकी गति मंद होने लग जाती है और एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है या अर्धचंद्राकार रूप धारण कर लेती है, तो इनका ही एक तरफ ढाल क्या होता है मंद पड़ जाता है और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों तीव्र हो जाता है। देखिए आपने राजस्थान के कुछ प्रदेशों में जब जब देखा होगा कि, या मूवीज में भी देखा होगा आप लोगों ने, कि होता क्या है कि जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं जो होती हैं वो अपने साथ क्या होते हैं रेत के कण लेकर चलती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी उनकी ऊंचाई उनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनकी ढाल जो होती है नीचे से कम हो जाती है। तो इस प्रकार से वो अर्धचंद्राकार रूप ले लेती हैं और ये डिब्बे आगे की ओर खिसकता चला जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बरखान कहते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो बच्चों, मैं मानता हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा, इसके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े टफ हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए एक दो बार अगर आप वीडियोस को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितना मैंने अभी इस चैप्टर में आपको समझाया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके पेपर में, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।